हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 1F से सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। फर्स्ट पार्ट है, बड़े कोष्ठक में -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसे बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो -6/7 और 6/7 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं और दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अगर आप इसे जोड़ेंगे -6/7 और 6/7 को, तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से यह कथन आपका असत्य होगा। दूसरा भाग है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, ये सत्य होगा। यानी कि किसी भी संख्या में यदि आप शून्य जोड़ देंगे तो फिर वही संख्या में पुनः प्राप्त हो जाएगी। इसे ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तीसरा भाग है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। कि शून्य खुद ही शून्य है और शून्य में क्या जोड़ें कि वो शून्य हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि शून्य में हम शून्य ही जोड़ें, यानी कि शून्य स्वयं जो है अपना योगात्मक प्रतिलोम है। इस प्रकार तीसरा कथन जो होगा वो असत्य होगा। इसके बाद चौथा भाग है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों, ये सत्य है, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या को शून्य बनाने के लिए उसमें उसी परिमाण की धनात्मक परिमेय संख्या आपको जोड़नी पड़ती है, तब वह शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से यह सत्य है। पांचवा जो है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, यह कथन असत्य है। इसके बाद है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में जब आप 1 से गुणा करते हैं तो पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। सातवां भाग है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। तो बच्चों, यह भी सत्य है, क्योंकि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या में हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और संख्या क्या है? ऋणात्मक है। तो यदि ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तभी हमें धनात्मक उत्तर प्राप्त होगा। जो सातवां भाग है आपका बिल्कुल सत्य है। आठवां भाग है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम यदि वह संख्या खुद है तो वह संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। तो इस प्रकार यह पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ। आइए हम देखें दूसरा प्रश्न। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं। पहला है, -5/12 प्लस खाली स्थान इक्वल टू -5/12। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? -5/12 में क्या जोड़ें कि -5/12 ही आ जाए। तो वही संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा? शून्य जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या भरना होगा? 0। तो यदि हम -5/12 में 0 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो -5/12 ही मिलेगा। दूसरा पार्ट है, -4/5 माइनस इक्वल टू 0, यानी कि -4/5 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आ जाए। तो बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या को शून्य बनाने के लिए उसके जो है योगात्मक प्रतिलोम को उसमें हमें जोड़ना पड़ता है। यानी कि यदि हम इसका योगात्मक प्रतिलोम ले लें तो -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 4/5, यानी 4/5 को इसमें हमें जोड़ना है, लेकिन यहाँ घटाने की बात की गई है, यानी -4/5 से -4/5 घटा देंगे तो उत्तर 0 आएगा। जैसे कि हम करते हैं 5 - 5 इक्वल टू 0, तो एक संख्या को उसी संख्या से घटाने पर क्या आता है? उत्तर 0 आता है। तो यहाँ 0 आपको पहले से दिया हुआ है, तो इस संख्या में हम क्या करेंगे? इसी संख्या को पुनः घटाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? -4/5। तीसरा है,
1/-2 होल टू द पावर -1, यानी 1/-2 है और घात पर क्या है, ऋण 1 है। ऋण 1 होने का मतलब क्या है कि यदि हम इसका व्युत्क्रम कर दें, यानी कोष्ठक के अंदर जो संख्या है इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो यह घात क्या हो जाएगी, +1 हो जाती है, या हम कह सकते हैं घात इसकी समाप्त हो जाएगी। अगर यहाँ घात पर -2 होता तो व्युत्क्रम करने पर वो क्या हो जाता, घात में +2 हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/-2 टू द पावर -1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम लेंगे -2/1 टू द पावर 1, और -2/1 का मतलब क्या होता है, -2 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो -2 ही आएगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट में दिया गया है, ये बड़े कोष्ठक के अंदर दो परिमेय संख्याओं का गुणन है और उसके ऊपर क्या है, घात में ऋण 1 है। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए कोष्ठक के अंदर की राशि को हमें हल कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 एक एक बार में कटा था, ये 2 एक बार में और ये 4 2 बार में। ऊपर आपका -1 × 1 और नीचे 1 × -1 × 2। तो यहाँ आपको मिल रहा है -1/2 और पूरे का पावर ये वाला -1। तो जैसे हमने यहाँ किया था इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। तो -1/2 का व्युत्क्रम 2/-1 और होल टू द पावर 1 हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपका जो उत्तर आएगा वो -2 ही आएगा। इस तरह से ये 4 जो है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको प्रत्येक स्थिति में x का मान बताना है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सब में एक चर राशि x है और x का मान आपको इन्हें हल करके बताना है। तो पहला पार्ट जो है इसमें 2/3 × x = 1, यानी 2/3 × x बराबर 1 दिया गया है और x का मान आपको याद करना है। तो इस 2/3 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। x बराबर 1 तो पहले से था और ये चीज़ यहाँ जब दूसरे पक्ष में आएगी तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 3 जो है ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। अब आप अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर लेंगे। यहाँ हर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 बना सकते हैं। और 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 × 2 क्या आ जाएगा, 2। तो x का मान क्या मिल गया, 3/2। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में दिया है -3/4 + x = 0। तो x का मान बताना है, यानी कि -3/4 में क्या जोड़ा गया कि वह 0 हो गया। तो हमें पता है कि हम किसी भी संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ देते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका योगात्मक प्रतिलोम, यानी -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/4। तो या तो इसे हम पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। या इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं कि हम इसमें इसके योगात्मक प्रतिलोम को दोनों साइड में जोड़ दें। तो यह राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और दाहिने पक्ष में आपका 3/4 मिल जाएगा, वही x का मान हो जाएगा। इस प्रकार 2 विधियाँ इसकी हुई। आइए थर्ड पार्ट देखें। तो थर्ड में है x × -5/4 = 1। अब यहाँ इसको हम पक्षांतर करेंगे, दाहिने पक्ष में 1 पहले से है और यह राशि जब दाहिने पक्ष में जाएगी तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 4 आपका ऊपर हो जाएगा और -5 नीचे हर में चला जाएगा। अब यहाँ 1/1 करके अंश गुणे अंश और बटे हर गुणे हर। तो 1 × 4 क्या हो गया, 4 हो गया और 1 × -5 क्या हो जाएगा, -5। इसका आंसर क्या मिल गया आपको, 4/-5, या इसे आप -4/5 भी कह सकते हैं। कुछ भाग और देखते हैं इसके। तीसरे प्रश्न का जो चौथा भाग है वो इस प्रकार है, x × -6/-7 बराबर 1 दिया गया है। इसे आपको हल करना है, दोनों माइनस को आप यही कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये आपका x × 6/7 = 1 बन गया। अब आप क्या करेंगे, 6/7 को दाहिने पक्ष में पक्षांतर करेंगे। x बराबर क्या मिला, 1 × 7/6, क्योंकि ये गुणा था और इस साइड में आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो भाग ना करके हम गुणा ही कर रहे हैं तो इसका हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। इस प्रकार से ये आपका 1/1 लिख सकते हैं और 1 × 7 क्या होगा, 7 हो जाएगा और हर में 1 × 6
6 आ जाएगा, यानी 7/6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है -5/4 × 4/-5 = x। हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले कोष्ठक खोलेंगे, -5/4 और ये हो जाएगा 4/-5 = x। यहाँ आप माइनस गुणे माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। मैं यहीं हटा दे रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ऋणात्मक चिन्ह को हटा देते हैं। और ये 4 इस 4 से पूरा कट जाएगा, और ये 5 इस 5 से पूरा एक बार में कट जाएगा। तो आपको प्रत्येक जगह पे 1 मिल जा रहा है, यानी ये मिला 1 × 1/1 × 1 = x। तो x का मान क्या हो गया आपका, 1/1 का मतलब 1 आ गया। इस तरीके से ये पांचवा प्रश्न रहा। छठे प्रश्न में दिया गया है -7/6 + 7/6 = x। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7/6 धनात्मक है और 7/6 ऋणात्मक है, यानी कि ये दोनों संख्याएं आपस में एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम है। और जब भी हम संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम को आपस में जोड़ते हैं तो मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं, सीधे आप 0 लिख सकते हैं। यदि आप हल करना चाहेंगे तो x = एलसीएम 6 हो जाएगा, और अंश में -7 + 7 यानी 0/6 का मतलब क्या आ जाता है, 0। तो आप डायरेक्ट भी इसको आप 0 लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से हल करके दिखा सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न 3। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। तो चौथे प्रश्न में बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं और चारों का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो हमें क्या करना है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। बच्चों पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, केवल परिमाण उसका ऋणात्मक या धनात्मक हो जाता है। यानी कि जो भी चिन्ह यहाँ दिया होगा, केवल चिन्ह बदल करके हमें लिख देना है। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/2। इसी प्रकार से -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 0 ही होगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है कि इस संख्या में, दी गई संख्या में किस संख्या को जोड़ें कि हमारा योगफल 0 हो जाए। तो 1/2 में जब हम -1/2 जोड़ेंगे तभी 0 होगा। इसी प्रकार -3/8 में 3/8 को जोड़ेंगे तो योगफल 0 प्राप्त होगा। और 0 तो पहले से ही 0 है, तो उसमें हम 0 ही जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ आपको -4/-7 दिया गया है, ये दोनों माइनस कैंसिल होने पर ये धनात्मक संख्या बन जाती है, यानी कि ये 4/7 हो जाएगा। तो 4/7 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -4/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 4 रहा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो पाँचवा प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है, दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि यदि हमें 8/13 का ये गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमें इसमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि गुणनफल 1 हो जाए। तो हमें गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिख लेते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम। बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें दी गई संख्या का व्युत्क्रम कर देना है। तो 13 को हम ऊपर कर देंगे और 8 को नीचे कर देंगे। और चिन्ह यहाँ प्लस का दिया है तो हमारा चिन्ह भी प्लस का रहेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 8/13 में हमने अगर 13/8 से गुणा किया तो क्या आएगा, 8 से 8 कट गया, 13 से 13 कट गया, और बचा क्या 1 × 1/1 यानी कि 1। तो हम अगर 8/13 में 13/8 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 आता है, यानी कि 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 होगा। इसी प्रकार -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/6। लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको माइनस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, क्योंकि अगर आप माइनस नहीं लेते हैं तो गुणनफल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम
6/19 का व्युत्क्रम 19/6। और चिन्ह देख लेंगे, अगर माइनस का दिया है तो उत्तर में भी हमें माइनस लिखना है, अगर प्लस का दिया है तो उसमें भी हमें प्लस लेना है। इसी प्रकार 17/-16 का व्युत्क्रम आप बताएं क्या होगा, ये हो जाएगा -16/17। फिर अगला है -9, तो -9 का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/-9 हो जाएगा। आप माइनस बीच में लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर नीचे, कोई एक राशि आपकी माइनस में होनी चाहिए, या फिर अंश में या फिर हर में। तो -9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो -1/9 हो जाएगा। इस प्रकार 17 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/17 हो जाएगा। और इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए इसे हमें हल करना होगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हम रफ पे हल कर लें, 2/5 × 9/4। तो यहाँ 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो आपको मिला 9/10। 1 × 9 9 और 5 × 2 10 हो गया। तो संख्या आपकी क्या है, 9/10। और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी 9/10 का व्युत्क्रम 10/9। तो इस प्रकार से ये आपका रहा प्रश्न संख्या 5। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। तो बच्चों, छठा प्रश्न जो दिया गया है वो है सरल कीजिए। यहाँ कुछ राशियाँ दी गई हैं और इनके बीच में गुणे का चिन्ह है और इन्हें आपको सरल करना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि इन संख्याओं के बीच में एक संख्या क्या है, शून्य है। तो जब भी हम किसी भी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो शून्य ही प्राप्त होता है। इसे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ संख्याओं के बीच में यदि शून्य से गुणा किया गया है कुछ संख्याओं को, तो उत्तर सदैव आपको शून्य ही प्राप्त होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हैं। यदि आप हल करना चाहेंगे तो हल करने के बाद लास्ट में 0 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 0 लिखना ज़्यादा उपयुक्त होगा, आपके समय की बचत होगी। तो बच्चों, ये रहा अभ्यास 1F का संपूर्ण हल। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बच्चों, इस वीडियो में या हमारे बताए गए विधियों में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, या फिर हमें पर्सनल हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि हमारे वीडियो में क्या कमी है और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप वीडियो को देखते रहें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।